इसके बाद हम एक हिंदी का जीडीपी का पूरा संपूर्ण कंप्लीट एक मैराथन टाइप वीडियो हम करवा देंगे। उसमें टोटली क्वेश्चन आपको बनने लगेगा, जितना भी है, जितना भी मनोवैज्ञानिक है, 1.5 से 2 घंटा का वीडियो रहेगा। शॉर्ट में हम आपको अच्छे से समझा देंगे, सिंपल भाषा में। चलिए ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। इससे पहले पढ़ चुके थे चैप्टर 1 में था कब क्यों और कहाँ कैसे। ये अध्याय 2 का है, उसमें हम वो पढ़ लिए थे। इसमें पढ़ते हैं कहाँ से कहाँ तक। इसमें देखिए उसमें क्या करना था नहीं करना था, क्यों, हर चीज डेट उट का जानकारी मिल चुका था पार्ट 1 में, या अध्याय 1 बोल सकते हैं। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीवाईक्यू करवाएंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा अच्छे से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आकेट, आकेट का मतलब हम बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में। आकेट का मतलब होता है शिकारी। खाद वही, खाद मतलब आखेट खाद, वो खाद संकरा खाने पीने का जो वस्तु होता है उससे लेके ये भोजन उत्पादन तक का इसमें सारा कुछ इस चैप्टर में। भोजन उत्पादन मतलब घर उर जितना भी रहेगा सब कुछ रहने का इसमें डिटेल्स में बताया जाएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तुषार रेल का यात्रा कर रहा था। तुषार नाम का ये एक लड़का है जिसके बारे में बताया गया। ये देखिए ये तुषार नाम का लड़का है। तुषार की रेल यात्रा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वो इस जानकारी के लिए दे दिया है ताकि इस कहानी को आप इससे रिलेट करके समझें। रेल में उसे खिड़की वाली सीट पर मिली जहां वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ रही गाड़ी उनके उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेल खतियान खेत खतियान बड़ी तेजी से पीछे जा रहा या छूट रहे थे। ऐसे आप भी अगर कभी देखिएगा ट्रेन में या कोई गाड़ी से सफर कर रहे होते हैं तो साइड से कोई भी अगर पेड़ उड़ है, घर उड़ है, दुकान दुकान, तो देखिएगा वो पीछे जाते रहता है। ऐसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो वो लगेगा इधर पीछे जा रहा है। ये सब कुछ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे वो जानकारी के लिए। तभी उसने अपने चाचा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। रेल का यात्रा जब ये चल रहा था तो उसी बारे में इसको बताया, जो मतलब 150 साल पहले रेल की यात्रा स्टार्ट किया आदमियों ने। तो इसके दिमाग में, अब आपके भी दिमाग में, किसी के भी दिमाग में आएगा जो 150 साल पहले जब शुरू किया तो उससे पहले कैसे लोग यात्रा करते थे, या एक दूसरे से दूसरे जगह जाते थे या नहीं जाते थे, या एक ही जगह अपना पूरा सारा जीवन बिता देते थे। इसके मन में सारा कुछ आने लगा, या शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोग के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आरंभिक मानव उसको कहते हैं जो स्टार्टिंग में था। आखिर वे इधर इधर क्यों घूमते रहते थे? पहले घूमने का रीजन था। अभी आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई रीजन है। इसी तरह पहले भी अगर घूम रहा था तो इसका कोई रीजन था। अब रीजन हो सकता है या तो ये खाना की तलाश में घूम रहा होगा, या कहीं नदी के किनारे पानी के लिए, या व्यापार के लिए, या एक दूसरे से कहीं दूसरे जगह ऐसे ही करते रहते थे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आकेट संग्राहक कहते हैं। जो यहाँ 20 साल पहले रहते थे उसे आकेट खाद्य संग्राहक कहते थे। खाद्य संग्राहक के नाम से, संग्राहक के नाम से जानते थे। यानी उपमहाद्वीप 20 साल पहले रहते थे, इसीलिए उसको, इसीलिए नहीं, वो खाने उने का सारा व्यवस्था करते रहता था, कुछ ना कुछ ढूंढते ढूंढते रहता था, उसको खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इन नाम से पुकारा जाता था। बोल, जैसे वो खाना का हर कुछ व्यवस्था करते रहता था, इसी के आधार पर उसे इस नाम से पुकारा जाने लगा था। आमतौर पर आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवर का शिकार करता था। पहले खाना इतना उपलब्ध नहीं था तो जंगली जानवर का ही शिकार न करेगा और क्या करेगा, जैसे मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। और एक कारण भी घूमने का हो सकता है। देखिए घूमने का और एक कारण हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ रह रहा है, यहाँ 10 5 या कुछ पेड़ है पौधे हैं, उसका फल फूल खत्म हो जाने पर ही अब ये इसको खाने का कोई उपलब्ध ऑप्शन नहीं मिलता होगा तो कहीं और किसी और जगह पर जहाँ पेड़ पौधे या पानी उनी सब व्यवस्था रहता होगा, उसके अनुसार ये मौसम के अनुसार वहां भी चल जाया करता था। आर्किड संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। घूमने का ये कारण था, ऐसा करने का कई कारण थे। कारण यहाँ देखिए। पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे फल और जानवर खाकर समाप्त कर देते थे, वही खाना में खत्म हो जाता होगा। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। सही बात है। अब दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे भी जाया करते थे। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ एक भेड़ है या हिरन, जो भी जानवर है ये अगर कहीं और शिकार करने के लिए जाते थे घास के लिए तो ये क्या कहते हैं, ये शिकारी सभी इनको मारने के लिए इनके पीछे चला जाता था एक दूसरे से जगह दूसरे जगह पर। यही बात कर रहा है। तीसरा कारण अब देखिए। पेड़ पौधे और फल फूल अलग मौसम में आते थे। जैसे हर पौधा में हर एक जगह हर मौसम में आता है फूल, तो वही फल फूल उसके तलाश में वो कहीं खत्म हो जाता होगा तो कहीं और से कहीं और ये लोग जाते होंगे मौसम के अनुसार, इसे ही कहते थे। और चौथा कारण,
पानी के बिना भी किसी प्राणी का, पानी के बिना जीवन तो अधूरा है, संभव नहीं होता है। पानी झील झरने तथा नदियों में ही मिलती थी, यद्यपि इस नदियों झीलों पानी और सूखे रहने के कारण भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, आगे चलते हैं। उतना फास्ट स्लोली चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी? मतलब स्टार्टिंग में जो आदमी रहता था, इसी लोग के बारे में, जिससे पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती थी? अभी आप ये सोच रहे हैं ना, जो मान लीजिए इसके बारे में, आखिर ये लोग तो इतना साल पहले रहते थे, तो इसके बारे में आपकी जानकारी मिली कैसे? तो मिलने का एक रीजन था, ये देखिए, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद उसे कहते हैं, जैसे अभी कोई खोज करता है, जैसे वैज्ञानिक है, ये लोग कुछ का खोज करते रहते हैं, ऐसे ही खोजते हैं, इसीलिए इसे वैज्ञानिक कहते हैं। उसी तरह आरंभिक मानव, जैसे हिस्ट्री में जो ये लोग खोज करते रहते थे पुराना चीज का, उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आर्किट खाद्य संग्राहक क्या करते थे? इन यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाते थे। उसको जैसा जो सुविधा लगता था, जैसे पत्थर से बनाया, कभी 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 लकड़ियों से और हड्डियों से भी बनाए थे। पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था। उसी तरह जैसे कभी उसको, जिससे जो जरूरी पड़ता था, वो लोग उसके लिए करते रहते थे। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ी के मट्ठे लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन, साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। सेम आज ही की तरह लकड़ियों का उपयोग वो लोग ईंधन, यानी ईंधन का मतलब ये बोल सकते हैं, जलावन, उसको ईंधन बोल सकते हैं, या झोपड़ियों बनाने में जो उसको ऐसे बांस उस खूटा उटा काटने के लिए किया जाता होगा, उसी को कहते हैं, झोपड़ी बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ ये सब क्वेश्चन है, ये देख लीजिए पुराना वो लोग का अवशेष जो मिले थे। इसमें से औजार, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ हम टिक कर देंगे। पत्थर के, और ये जानकारी के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और खाने के लिए किया जाता था, और दाएं और जानवर की खाल से बने वस्त्र से सिलने के लिए किया जाता था। ये देखिए, इसका ये दायां वाला है, तो इसका योग क्या क्या चीज के लिए? जानवर के खाल के लिए इसका योग किया, यूज किया जाता था। और इसका इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, जैसे ये पेड़ उड़ का जड़ खोद के इससे खाया करता था। तो इस टाइप का देखिए, इसमें ऐसा नोकीला है सीधा इस तरह, इसका देखिए इस तरह है, तो इसमें अधिक नोकीला बनाया है। चलिए ऊपर आगे बढ़ते, रहने की जगह निर्धारित करना। वो लोग रहने का जगह कैसे निर्धारित करते थे? मानचित्र 2 को देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आर्किड संग्राहकों के होने का प्रमाण मिला। इसके अलावा भी और कई स्थान पर आर्किड खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किया गया है। कई पुरास्थल नदियों और झील के किनारे पाए जाते थे। इस लाइन में देखिए, लाल त्रिकोण वाले पुरा स्थल। अब पूछ देगा पुरा स्थल के अवशेष, पुरा स्थल कहाँ कहाँ मिले थे? तो इस मानचित्र को आप देखिए, सबसे पहले देखिए ये लाल त्रिकोण वाले, यहाँ देखिए पूरा पासन पासित पुरा स्थल है ना, तो ये कहाँ कहाँ मिला था? यहाँ देखिए, हासुंगी, भीम बेटिका आपका एमपी में पड़ जाता है, भीम बेटिका। और देखिए कहाँ, और कुछ नहीं, कुरनुल की एक गुफा हो सकता है, कुरनुल की गुफाएं। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे क्या कहते हैं, त्रिकोण वाले पूरा स्थल है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अब आता भी है। पूरा स्थल कहाँ कहाँ पर मान मिले थे? तो ये आप भीम बेटिका में मिलेगा। क्या दे देगा? ऐसे कूट में नहीं है, इनमें से नहीं है, तो तीन गो का नाम रहेगा, भीम बेटिका, हुसुंगी और कुरनुल की गुफा, ये याद रख लीजिए। यहाँ रहेगा, और कोई नाम मान लीजिए चिरान दे दे या कुछ और दे दे, तो उनमें से नहीं है, तो एक को नहीं मार दीजिएगा। और एक कुरनुल की गुफा है, आगे हम पढ़ाएंगे, इसमें देख लीजिए। अगर पूछेगा आग का अवशेष या राख का अवशेष कहाँ मिले थे, तो ये कुरनुल की गुफा है, यहाँ ही आग या राख का अवशेष मिले थे। और भीम बेटिका का एक और है, दीवार पर बने चित्र का उपयोग कहाँ? तो यहाँ भीम बेटिका में ही है। और मेहरगढ़ के बारे में भी एक लाइन बता देते हैं, मेहरगढ़ में इमाम गांव पड़ता है। यहाँ आप अब पूछ देगा, चार दीवारी या चार कमरे वाले आयताकार घर कहाँ मिलते थे? मेहरगढ़ में आयताकार घर मिलते थे। और बुर्ज होम, ये देखिए, अभी जैसे यहाँ ऊपर में क्या है, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ बुर्ज होम है। गर्तवास यानी उसको कहा जाता है, मान लीजिए ऊपर घर बना रहता है और मौसम के अनुसार ही लोग रहा करते थे, जमीन के अंदर घर बना के उसी को गर्तवास कहते थे। तो गर्तवास वाले घर कहाँ मिले थे? तो ये जम्मू कश्मीर होगा राज, और बुर्ज होम। ठीक। और आगे चलिए पढ़ते हैं, नवपाषाण का ये देखिए, नवपाषाण का ये चित्र है, महापाषाण का ये चित्र है, आरंभिक ये ऐसा चित्र है, आधुनिक नगर। अब आधुनिक नगर पूछ देगा जो कहाँ कहाँ रहते थे, तो आधुनिक नगर देखिए, कोलकाता, मुंबई। लेकिन आधुनिक नगर से क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग ये तीन को बस जान लीजिएगा, ठीक। महापाषाण, नवपाषाण का ये ठीक है, नवपाषाण का आप पूछ देगा तो ये देखिए, पेयमपल्ली, हरलू, और ये कोहिंडमा, यहाँ देखिए, और चिरांद, और बुर्ज में भी ये दोनों जगह आता है, ठीक। और एक यहाँ देखिए, यहाँ भी है। आगे चलिए पढ़ लेते हैं। और
देखिए यहाँ भीमबेटका दिया हुआ है, आधुनिक मध्य प्रदेश, एमपी में बोले ना भीमबेटका। और पूरा स्थल गुफाएं, वह कंदर गाय मिली जहाँ लोग गुफाएं में इसीलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, अब गुफाएं में रहने का पहले क्या कारण था, बारिश उरिश धूप और से बचाव के लिए। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास था। नर्मदा नदी घाटी कहाँ पर भाई, ये भी आप अच्छे से जान लीजिए। ये भी आपको एमपी में ही पड़ेगा, नर्मदा नदी नदी घाटी पर। ये देखिए लग रहा है ना कोई आदमी, इसको आप क्या कहते हैं, कोई जानवर कह सकते हैं, मतलब हिरन कह सकते हैं, ऐसे सिंह है। तो हिरन को ये देखिए लग रहा है शिकार के लिए। तो ये चित्र कहाँ मिले थे, तो चित्र कहाँ मिला होगा, चित्र कहाँ मिला था, ये भीमबेटका के गुफा के अंदर मिला था। जिन गुफा में लोग रहते हैं उनसे कुछ दीवार पर चित्र मिले थे। देखिए ये चित्र मिला है, ये इसी चित्र के बारे में बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको आएगा, दीवार पर चित्र कहाँ मिले थे। तो ये देखिए आप दीवार पर चित्र, या तो ये गुफा, गुफा बोल दीजिएगा आप, क्या कौन सा गुफा है, भीमबेटका वाला। ठीक। इनके कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण और ऊपर गुफाएं के मिले जंगली जानवर, ये मध्य प्रदेश वाला बस आपको लगाना है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आएगा। ये देखिए यही है भीमबेटका की गुफा है, जो कि अभी वर्तमान में एमपी में है, और एमपी में नर्मदा नदी घाटी के बगल में है। यहाँ देखिए, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। पूरा स्थल, पूरा स्थल किसे कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तु का निर्माण लोग ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। अब वहां छोड़ने का कारण, उतना भारी वस्त्र एक दूसरे जगह ले जाने में लोग को भारी होता होगा। ये जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। पूरा पाषाण वाले आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आग की खोज देख लीजिए। आग की खोज के बारे में हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा है। आग का खोज कहाँ, कुरनूल की गुफा है। यहाँ ये क्वेश्चन आपको भी आ सकता है, राख के अवशेष कहाँ मिले थे। तो राख के अवशेष आपको कुरनूल गुफा में मिले थे। राख का अवशेष कहाँ मिले थे, तो राख का अवशेष आप कुरनूल की गुफाएं लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आरंभिक स्टार्ट में, यानी आपको ये बताए थे आग जलाना सीख गए थे। ये हम पहले भी वहां चित्र में ही बताए थे। देखिए कुरनूल की गुफाएं आप दिखा देते हैं, कुरनूल की गुफाएं आग का। यहाँ देखिए ये है ना कुरनूल की गुफा, यहाँ बोले थे ना राख का अवशेष सबसे पहले कहाँ मिला था, तो कुरनूल की गुफा है। बगल में आप कहीं अगर नोट बना रहे हैं तो क्वेश्चन बगल में लिख लीजिए। ये आपको पीवाईक्यू में करवाएंगे, लगभग रिपीट होता है, 3-4 बार रिपीट हुआ था। हम जितना भी बनाए हैं, हम करीब 30 के आसपास सेट, 30-20 सेट लगभग रिपीट हुआ है इसमें, यानी 2 से 3 बार ये राख का अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए। निश्चित बात है, पहले आग के लिए ऐसे आग जला देता होगा पुराना। आप भी अभी ना लाइन है, पहले क्या था, आग जला के लोग खाना उना सब कुछ बनाते थे। रोशनी के लिए आग का यूज होता होगा, या ठंडी मौसम में वो लोग आग का यूज करते होंगे शरीर सेकने के लिए, या मांस भूनने के लिए। खतरनाक जानवर को भी दूर भगाया जाता आदि के लिए उपयोग। यहाँ देखिए नाम और तिथियां। हम जिस काल में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उस बड़े बड़े नाम रखे थे। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग काल को, जो इस टाइम में आरंभिक काल का, उसको आरंभिक काल को आप पुरापाषाण काल भी कह सकते हैं। ये दो शब्द, यानी पुरा मतलब पुराना, और प्राचीन, पाषाण का मतलब पत्थल, पत्थल से बना है, इसीलिए इसे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरा स्थलों ने प्राप्त पत्थल और औजार के महत्व को बताया। पुरापाषाण काल 20 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले, इन पहले के दौरान माना जाता है कि इस काल को 3 भागों में विभाजित किया था। आरंभिक काल को मध्यकाल एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% घटनाएं इसी काल के दौरान घटित हुई थी। मतलब यहाँ पे घटित हुई थी ये पुरापाषाण में 99% घटनाएं। और पर्यावरणीय बदलाव भी इसी काल में देखने के लिए मिला। उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। या एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, जैसे पर्यावरणीय बदलाव, तो पर्यावरणीय बदलाव इस काल में मध्यपाषाण काल में मिले थे आपको। इसका समय लगभग, मध्यपाषाण का समय देखिए 12,000 से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोथिन यानी लघु पाषाण भी इसे कहा जाता था। इस औजार में हड्डियां या लकड़ियों के मट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती थी। इसे नवपाषाण युग कहा जाता था। नवपाषाण का क्या मतलब होता है, इसमें कुछ स्थान के नाम दिए जाते हैं। अगले अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं। चलिए इसे प्राचीन, चलिए ऊपर पढ़ लेते हैं। बदलती जलवायु, पानी का भी चेंजिंग आया था। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे और गर्मी बढ़ने लगी थी। गर्मी बढ़ने के कारण, आप ज्योग्राफी चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें इसके बारे में अच्छे से हम बताएंगे। गर्मी बदलने लगी थी। गर्मी जहाँ बदलेगा, इसके परिणाम कई क्षेत्र में घास बढ़ने लगे थे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इस जानवर की संख्या बढ़ने लगी थी, जो घास खाकर जिंदा रहने लगे थे। घास की अधिक मात्रा में उपजा होने लगा था। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इसके खाने पीने की आदत और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। जानवर कैसे रहते थे, क्या वो लोग उनके पीछे सब कुछ उसको सीख लिए थे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो।
ये सब देखकर वो आदमी सोचता होगा जो इन लोग को हम जानवर को मतलब पालतू बना लें, और अपने अनुसार जैसे पालतू इसीलिए बनाया होगा, मान लीजिए भेड़ है, तो भेड़ के वो ऊपर वाला इसे वो कपड़ा बना सकता है, बकरी के लिए, ये दूध के लिए, गाय बकरी मांस दूध के लिए भी वो लोग पालता होगा, गाय भी दूध के लिए। साथ ही इन काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। खेती और पशुपालन की इसी काल में शुरुआत हो चुकी थी। इसी दौरान में उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाके में गेहूं, जौ और धान, गेहूं जौ उसमें देखिए इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, वहां पे आप लोग पढ़िएगा। अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं पुरुष बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि इस अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होता है। ऐसे करते करते लोग इन अनाजों के बारे में खुद पैदा करना सीख लिए थे। धीरे धीरे वो लोग ऐसे करते करते अपना खुद पैदा करना, उसको हर चीज सीख लिए थे। इसी तरह लोग ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उसे पालतू बनाया होगा। जब सबसे पहले जिस जानवर को जानवर पालतू बनाया गया उसे कुत्ता पूर्वज था। अब यही सोचिए, जो कुत्ता ही पहले क्यों पालतू बनाया होगा, तो कुत्ता इसीलिए बनाया होगा सब कुछ का ये देखभाल करता है। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय सुअर जैसे जानवर को अपने घर के नजदीक आने से उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर का झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण में उनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालन बन गए होंगे। यहाँ भी दिया हुआ थिंकिंग वाला बात। सबसे पहले कुत्ता है क्यों पालतू बना, चलिए। बसने की प्रक्रिया, ये बसने की प्रक्रिया क्या, लोग द्वारा पौधे और जानवर की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया नाम दिया दिया गया है। अब लोग हर चीज को, जानवर को या घर में रहता होगा उसको बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, अपनाए गए। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली लोग पौधा जानवर से भिन्न होते थे, इस वजह से इसके बसने की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए देखिए, ये किसी जानवर का दांत लग रहा है, पढ़ते हैं। के तौर पर हम लोग तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवर का चयन करते थे जिसके बीमारी होने की संभावना कम हो। यह नहीं, लोग उन्हीं पौधा को भी चुनते थे जिनके बड़े दाने अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दाने भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उसके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवर को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अहिंसक मतलब जो खतरा जिसे कम होता होगा, होते होंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत व सींग छोटे होते थे। ये देखिए, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा जानवर होगा, ये पालतू जानवर होगा। ये बड़े दांत लग रहा था, ये जंगली जानवर का दांत होगा। इस दांत को देखें, इनमें से सुअर का दांत और कौन पालतू सुअर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी वास्तव में। यानी बसने की प्रक्रिया का आपको डेट पूछेगा तो बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं तथा जौ आते हैं। पहले चैप्टर में आप पढ़ लिए थे कीर्थर वाला, गेहूं तथा जौ ही इसीलिए इसको सबसे पहले उगाया गया था, इसीलिए इसको प्राचीन फसल के नाम में आते हैं। सबसे पहले पालतू, प्राचीन फसल में आपको पूछ देगा तो गेहूं और जौ। और पालतू सबसे पहले पालतू बनाए गए थे जानवर कुत्ता, कुत्ता के बाद भेड़ बकरी। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था, बाद में भेड़ बकरी। एक नवीन जीवन शैली, जो नया जीवन शैली है। अभी मान लो तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इस पूरा पैराग्राफ में ये कह रहा है। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाया करते थे। अभी क्या है, यहाँ मान लीजिए आप कहीं किसी खेत में आप ये बीज लगाए, तो बीज बढ़ने में जो भी समय लगेगा, जब तक उसमें से दाना या पक्का अनाज तैयार होगा तब तक तो आपको यहाँ रहना होगा। तो इसीलिए धीरे धीरे लोग जहाँ फसल उसल करने लगे थे, खेती उती, वहां रहना शुरू कर दिए थे। इसीलिए यहाँ कह रहा है नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इस विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसीलिए जब पौधा उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह से लंबे समय तक रहना पड़ता था। बोले न, लंबे समय तक उनको एक जगह रहना पड़ता था। अब वो कहीं और वो लोग नहीं जाया करते थे। बीज बोने से लेकर फसल पकने तथा पौधे की सिंचाई करने, पतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया उनकी सुरक्षा जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोग को इसके भंडारण पर सोचनी पड़ती थी। इस इलाकों में लोग ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। अब जानवर चलते फिरते खाद्य संग्राहक, जैसे देखिए जानवर में जो जानवर बच्चे देते थे उनमें उनकी संख्या बढ़ती है, और अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही, साथ उनमें दूध भी
प्राप्त हो सकता है और जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यह यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन भंडारण का एक तरीका है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे जानकारी के लिए पढ़ा दिया। आओ प्रारंभिक कृषक और पशुपालन के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में देखिए, मानचित्र 2 में हम देखे थे कई नीले जगह जहाँ वर्ग दिखते रहे, वन प्राप्त बिंदुओं को दर्शाया गया है। जहाँ पुरातत्वविद, पुरातत्वविद का जगह यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पुरातत्वविद का इनमें से जगह पूछ देगा। तो मैप में आप देखिए, मैप में दिखा रहे हैं पूरा। यहाँ पहले क्या कर रहा है, पुरातत्व नीले जगह, नीले वर्ग में जहाँ पुरातत्वविद, पूरा इसको हम इस क्वेश्चन को एक बार समझा देते हैं। आप मैप पे चलिए देखिए। यहाँ देखिए पुरातत्व में क्या कर रहा है, नीले, यहाँ नीला वाला देख रहे हैं, यहाँ नीला वाला जहाँ जहाँ होगा, यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नीला वाला जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आ जाएगा। नीले वर्ग में जहाँ रहते थे प्रत्येक बिंदु जहाँ जगह दर्शाया जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआत कृषकों और पशुपालन के होने का साक्ष्य मिले थे। जहाँ जहाँ ब्लू लाइन होगा, ब्लू ये ऐसे बना होगा, वहाँ देखिएगा, वहाँ वहाँ कृषकों का साक्ष्य मिले थे। पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम, सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, कश्मीर में कहाँ बताए थे, ऊपर में देखिए बुरजाओं, और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए थे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान से कृषकों और पशुपालन की बस्तियों थी, यहाँ नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक जो खोजा करते थे उसमें एक जला जला हुआ इसको अनाज का दाना मिला था। वो लोग जो भी सोच के वो लोग को छोड़ा होगा। वैज्ञानिक इन अनाज के दाने की पहचान कर सके। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सके। अब अस्थाई जीवन की ओर, अस्थाई जीवन मतलब जहाँ फिक्स रहता होगा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थन पर झोपड़ियों और घरों के भी निशान मिले थे। जैसे बुर्ज होम, बुर्ज होम के बारे में हम बताए थे, वर्तमान कश्मीर में है। लोग यहाँ गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गड्ढे के नीचे कहाँ घर बनाते थे, तो गर्तवास, ये बुर्ज होम में, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। अभी कहाँ है, कश्मीर में। बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें, और पढ़ लीजिए। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षित मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहों मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ये गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले थे। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाणीय युग उपकरण से भिन्न है, इसीलिए नवपाषाण युग माने जाते हैं। इनमें वे औजार है जिनकी धार और अधिक पहने करने वाले के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती है। देखिए यहाँ पॉलिश चढ़ाई जाती होगी, क्यों, क्योंकि वो धार उसका बना रहे। ओखरी और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता होगा। आज हजारों साल बाद भी ओखरी और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। आज भी हम लोग वही करते हैं, वही का पहले भी वही किया जाता होगा। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। ये सब देखिए औजार है उसी टाइम का नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता होगा। अलंकार का मतलब यहाँ डिजाइन जो भी हो। बर्तन का उपयोग चीज को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके लिए साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब सब कुछ मतलब जो भी अभी यूज हो रहा है सब कुछ धीरे धीरे ये लोग स्टार्टिंग कर दिए थे। कपड़ा भी ये लोग शुरू कर दिए थे। घर तो बनिया गया था गर्तवास में। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आया होगा? नहीं, ऐसा कहीं भी अभी भी देखिएगा बहुत जगह बहुत पहले विकसित हो जाता है, कई गांव बाद में विकसित होता है। वही बात यहाँ भी हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाते थे। अब एक मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, जहाँ देखिए मेहरगढ़ का घर कैसा होता होगा। मेहरगढ़ में आप ये देखिए चित्र में आपको हम बताए थे, अभी इधर मिलेगा जब जहाँ पाकिस्तान है, सीधा पश्चिम तरफ। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना, सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ इससे पहले उगाना और शुरू किए थे। तो वो आप हमको सुलेमान वाला हम पढ़ा दिए चैप्टर 1 में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ पर भी वो क्वेश्चन आता है।
यह विभिन्न प्रकार के जानवर हड्डियों से मिले, यानी कि सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। इसके अलावा ये देखिए, अलावा चौकोर घर और आयताकार घर का अवशेष कहाँ मिले थे? तो मेहरगढ़। प्रत्येक घर में चार या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिसमें कुछ समानता भंडारण के काम आते हुए मृत्यु के बाद समानता मृतकों के सगे सगे संबंधी सम्मान जताते, जैसे अभी मरने के बाद वो जताते हैं, वही लोग इसकी आस्था रखते थे, मृत्यु के बाद भी उनका जीवन होता है, इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिए जाते थे। यहाँ दिया मैं अगर चित्र अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसे कई कब्र मिले जहाँ एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया हो था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। ये देखिए, मृतकों के साथ ही बकरी का है। ये इसीलिए रखा होगा, सोचता होगा जो मरने के बाद ऊपर में खाएगा, इसीलिए उसको भी दफना दिया जाता होगा। मेहरगढ़ की कब्र। यहाँ फ्रांस की गुफाएं। अपने एटलस में ढूंढो कि यह चित्र फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले से 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच बनाए गए होंगे। इसमें कई जानवरों के शेष चित्र मिले थे। इसके जंगली होने का, गाय भैंस, ये सब दिया हुआ है इसमें। और इसे रंग को लो अयस्क चारकोल खनिज पदार्थ, यह संभवतः इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता होगा। किसी, ये देखिए चित्र दिया हुआ, किसी उत्सव पे इसको मनाया जाता होगा। यही बात दिया है, इसमें कुछ और क्वेश्चन है। ये आप उपयोगी शब्द पढ़ लीजिएगा। ये साकेत मतलब शिकारी, पुराना, ये सब आप समझ लीजिएगा। ये पढ़ते हैं नवपाषाण पुरातन। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थान में एक चताल युग तुर्की में एक है। यहाँ दूर दराज स्थान से कई चीज लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमक पत्थर। सीरिया से ये चमक पत्थर ये लोग लाया करते थे। लाल सागर कोरिया तथा भूमध्य सागर सीपिया। ध्यान रहे कि उन समय तक पहियों वाले वाहन का विकसित नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर लाया करते थे। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हुआ है, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये देखिए, मध्य युग, इसका डेट है 12,000 से 10 साल, 10,000 साल। बचने की प्रक्रिया 12,000। नवपाषाण युग 10 साल, 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ में बस थी 8,000 साल पहले। और कुछ खास इसमें नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज इसमें हम बताते हैं, इसका इसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ नदी के बारे में पूछेगा। तो नदी, आप नर्मदा नदी के बगल में है। और नर्मदा नदी कहाँ, ये एमपी में है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि दीवार पे बने चित्र कहाँ के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दीवार पे बने चित्र के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो भीमबेटका में। ठीक। राख के अवशेष कहाँ मिले? तो कुरनूल के गुफाएं। घर आयताकार और चौकोर, तो मेहरगढ़। और गर्तवास वाला घर, तो गर्तवास वाला घर ये बोट जोन में, जहाँ की अभी कश्मीर है। और इस तरह इसमें क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक वीडियो इसके बाद हम लेके आएंगे हिंदी का कंप्लीट सीडीपी का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।